हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बार अच्छा स्कोर लेकर आएँ, क्योंकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई शिकायत ना रहे, अच्छा परसेंटाइल लेकर आएँ। तो आप मुझे बाद में कमेंट्स करें कि हाँ मैम ने आपने कराया था, वहाँ से मेरे क्वेश्चन फंसे हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है ना, पहले सिलेबस देखती हूँ, फिर सिलेबस से देखती हूँ कि सिलेबस से किस टॉपिक से कितने PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर उन्हीं तरह से मैं क्वेश्चन आए हुए फ्रेम करती हूँ। अगर टफ होते तो मैं टफ बना देती हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ ईजी भी है तो मैं ईजी भी बना देती हूँ। और आज हमारा UPSC पैट 2026 के लिए स्कोर अच्छा बनाने अगर आपको चाहते हैं तो भाई यहाँ ये वीडियो जरूर देखना और पूरी देखा करें और बार बार देखा करें। इसमें सब्जेक्ट हिंदी, स्पेशल यूपी एंड अदर जो भी मिसलीनियस सब्जेक्ट है सारे रखे हैं। अगर इसको चूक गए ना तो मतलब मैं कहूँगी कि अपने एक अच्छा मौका छोड़ दिया है। तो इसको चूकना नहीं, अच्छे से करना। और मेरा मानना अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप इन 100 क्वेश्चन मैंने जो आज रखे हैं ना, उनमें से आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं है, ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप आज के इन 100 क्वेश्चन में कितने कर पाते हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। अग्नि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो वो आपका यानी कि बी अनल हो जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट करवाऊंगी आप लोगों को, आप लोग आंसर देते ना। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो आपका अवनति हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कभी ना मरे के लिए शब्द है, जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा बहुत ही प्रिय होना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन करेक्ट है। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने यानी कि आपका क्या होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पर कर्ता कारक यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह धीरे चलता है में धीरे क्या है, तो धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नदी का लिंग क्या होगा, तो नदी का स्त्रीलिंग कहेंगे इसको, आंसर हमारा बी है। लड़का खेल रहा है में काल कौन सा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि यहाँ पर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना, यानी बी यहाँ पर आपने अगर लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो पढ़ने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम पठनीय है, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है, तो वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, बी यहाँ पर सही है। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ते हैं कि समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जो धन खो जाने पर उसे फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थियों के लिए समय का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि नियमित अध्ययन और अनुशासन की ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल बात सही, ये बात आप पर भी लागू होती है कि अगर नियमित अध्ययन और अनुशासन में काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन है 16 नंबर का, गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन सी है, तो धन नहीं बल्कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके एक बार खो जाने से यह वापस नहीं आती। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, आंसर हमारा सी हो जाएगा सही। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो समय का सदुपयोग बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए किसका महत्व अधिक बताया गया है, तो समय का महत्व अधिक बताया गया है। विद्यार्थी के हर इंसान के लिए समय का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचने कौन पहुंचाता है, तो अगर वो नियमित अध्ययन और अनुशासन में काम करेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो आपका लोथल हो जाएगा। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें थे, ये आपको पता होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी,
क्या आपको पता है कि अशोक ने की थी? नहीं भाई, अशोक ने नहीं, बिंदुसार ने नहीं, समुद्रगुप्त ने नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या फिर चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो कालिदास नहीं, बाणभट्ट नहीं, चरक नहीं, बल्कि कौटिल्य हो जाएंगे। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म को अपना लिया, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो आपका कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। अंधकार नहीं, वैदिक नहीं, लोह नहीं, बल्कि स्वर्ण युग गुप्त काल का एक दूसरा नाम भी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपने अगर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है तो बिल्कुल यहाँ पर आपके समुद्रगुप्त को हम भारत का सेकेंड नेपोलियन कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है? इल्तुतमिश नहीं, बलबन नहीं, रज़िया नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक मानते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की है? तो अकबर ने नहीं, आपके किसने की है? फिर बाबर ने, हुमायूं ने, फिर औरंगजेब ने की है। तो आपके यहाँ पर बाबर ने पानीपत के वॉर से 1526 से मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न प्रसिद्ध थे? तो नव मतलब 9, तो 9 रत्न ही प्रसिद्ध थे, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान किससे संबंधित था? तो अष्ट मतलब 8 प्रधान किससे संबंधित थे? तो मंत्री परिषद से संबंधित थे, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो वो आपके मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरुआत इसकी हुई थी मंगल पांडे द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 कहीं पर है ऑप्शन, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये पंजाब में हुआ था और 1919 में हुआ था। बहुत बड़ा मैसेकर था, मतलब कहें तो जो जनरल डायर था ना, उसके द्वारा क्रूरता इसमें दिखाई गई थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था, और जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बाद में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो आपका कौन बनाता है? वो आपका जो बनाते हैं उनको कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर बी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर आपने बी 1935, आंसर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, यानी यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं GDP का पूरा नाम क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपने अगर ए लगाया है तो बिल्कुल सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वो आपके वित्त मंत्री, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं की कीमत में सामान्यतः वृद्धि को हम क्या कहते हैं? कि मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी अगर सही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने लगाया है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हम मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ पे काम करती है। रेपो रेट किससे संबंधित है? तो RBI द्वारा बैंकों को ऋण जो देता है ना, जिस रेट पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? GST नहीं, सीमा शुल्क नहीं, आयकर। बिल्कुल यहाँ पर जो इनकम टैक्स है ना, वो डायरेक्ट आपकी इनकम पर लगाया जाता है। 49 कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है, आपको पता होना चाहिए। आंसर हमारा बी करेक्ट है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे पूरब में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? डेक्कन का पठार। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप लोग मुझे आंसर एक बार बताएं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका? वो आपका कंचनजंगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो वो गंगोत्री से होता है, बी करेक्ट हो जाएगा।
काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली फॉर कपास, यानी बी सही है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल भारत में सबसे बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। भारत में मॉनसून मुख्यतः किस दिशा से आता है? तो दक्षिण और पश्चिमी मॉनसून हमारे यहाँ पर प्रवेश करता है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यानी कि पूरब से जो पश्चिमी नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। जो पश्चिम से पूरब जाती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, वो आपकी डेल्टा बनाती हैं, और जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं वो आपकी एस्चुरी बनाती हैं। इनको याद रखना। ओके। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में है, और सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्शों का उल्लेख है? 6 आदर्शों का उल्लेख है। आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख आपके राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे राज्यसभा का पूछा जाए तो वो स्थायी सदन होता है, यानी कि यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो तीसरे में है, बिल्कुल याद रखना हमेशा। और डीपीएसपी अगर पूछा जाए नीति सत्ता, तो वो आपके भाग चौथे में आते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य 51 ए के अनुच्छेद में रखे गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन करेक्ट है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले आपका लोकसभा में आता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप लोकसभा ही लगाइएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उनके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन एक बार सी देखिए, करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो वो आपका 74वां। देखो, जो पंचायतों को तो आपका 73वां संविधान संशोधन, और नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था, और दोनों एक साथ ही पास करवाए गए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो आपकी लखनऊ हो जाएगी। आंसर सी, नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का आपका जो न्यायालय है ना, वो आपका प्रयागराज, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा या फिर स्वयं डियर, बी यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो क्रेन या फिर सारस लगा देना। आंसर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए तो आंख बंद करके आप बानियन ट्री या फिर बरगद लगा देना, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः किस शहर में लगता है? प्रयागराज में लगता है। आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? भाई 7 अजूबों में से ताजमहल एक है, जो कि आपकी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही। आप नहीं घूमने गए हैं तो अपने लाइफ टाइम में एक बार जरूर घूमने जाना, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट स्थित है? सारनाथ आपका कहाँ पर है? तो वो आपके बनारस के निकट में है, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। और आप लोग मुझे बताना, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कौन कौन किस किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या फिर किस किस स्टेट से आते हैं, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद आपका पीतल के लिए बिल्कुल एकदम प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिरोजाबाद किसके लिए? तो आपके मम्मी के हाथों में चूड़ियाँ जो बजती हैं ना, वो फिरोजाबाद से बनकर आती हैं। आंसर बी यहाँ पर सही है। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो आप कालीन देखते हैं अपने घरों में, वो भदोही से बनके आती है। ज़रूरी नहीं भदोही से बनके आए, लेकिन कालीन के लिए भदोही ही फेमस है। लखनऊ किस हस्त शिल्प के लिए जाना जाता है? लखनऊ के आसपास से ही मैं हूँ, जो कि चिकनकारी यानी कि एम्ब्रॉयडरी हमारे शहर का भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी एक प्रमुख
माना जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर है? तो वो आपका प्रयागराज में है, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपके गंगा नहीं, यमुना नहीं, गोमती नहीं, बल्कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो हमारा बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, यानी कर्नाटका के बेंगलुरु में। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में सफल लैंडिंग की? तो दक्षिणी उच्च अक्षांश क्षेत्र पर इसने सफल लैंडिंग की थी, जो कि हमारे भारत ने चंद्रमा पर इसको भेजा था। भारत का पहला सौर मिशन, इनकी सूर्य की स्टडी करने के लिए गया है आदित्य L1, हमारा बी यहाँ पर करेक्ट है। आदित्य L1 मिशन मुख्यतः किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सूर्य की स्टडी के लिए L1 गया हुआ है आदित्य L1। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो अपने प्यारे भारत ने की थी 2023 में। और कहाँ पर हुई थी? तो वो दिल्ली में हुई थी। अच्छा, भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भाई पूछ लिया आपसे, जो मैं बता रही थी, नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हम योग दिवस को कब मनाते हैं? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। मैं कई बार करवा चुकी हूँ, 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो हम 5 जून को मनाते हैं। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन एक ना एक जरूर बन जाएगा। कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? आपका 29 अगस्त को मनाते हैं, यानी कि बी। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर। इसी दिन हमारा संविधान को जो ना अडॉप्ट कर लिया गया था। तो हमारा आंसर जाएगा सी। और हो गए आपके 100 क्वेश्चन। तो आपने इन 100 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट्स में कि आपने कितने सही किए हैं। बिल्कुल, जितने सही किए हैं सब बताओ आपने। 80 किए हैं, 70 किए हैं, 50 किए हैं, 60 किए हैं, 100 में से 100 किए हैं, आप लोग जरूर मुझे बताएं। और प्लीज़ भाई पूरा देखा करें और बार बार देखा करें। आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ये पैट को भी आप इतना ईजी ना समझें कि नहीं स्कोर बना ले। भाई बच्चे मात खा जाते हैं इसमें, तो आप इसको भी इजी ना समझें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए ज़रूरी है। एग्जाम के बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप अच्छे से अध्ययन करिए और अनुशासन में रहिए, जैसे कि आज पैराग्राफ में बताया गया था। बाकी गाइज इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, क्योंकि मेरी इन क्वेश्चंस को बनाने के पीछे आपको यकीन नहीं है होगा कि कितनी मेहनत होती है। एग्जैक्टली बहुत मेहनत लगती है तब क्वेश्चन बनाती हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें। थैंक यू गाइस। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।